हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नवशास्त्रीयतावाद। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नवशास्त्रीयतावाद यानी यूरोप की आधुनिक कला यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवशास्त्रीयतावाद, अगर थोड़ा लाइट का अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे इतना मत देखिएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नवशास्त्रीयतावाद नियो क्लासिज्म 1770 से 1830 तक यह चला था, ठीक है। फ्रांस में 18वीं सदी का अंत चल रहा था और प्रारंभिक 19वीं सदी तक, मध्य भी कह सकते हैं, मध्य तक ये चला है, प्रारंभिक 19वीं सदी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या था न्यू क्लासिज्म? यहाँ पर एक तरीके का आंदोलन शुरू हो गया था। जो इसके बाद सारे वाद हैं, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, अतिथार्थवाद, ये सारे वाद, यहाँ से कलाकारों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था। आंदोलन कैसा था कि जो कि स्वतंत्रता से अपनी पेंटिंग कर सकते थे, स्वतंत्र रूप से। पहले इतनी ज़्यादा इनको सुविधा नहीं थी, पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की है और यहीं से सारे वादों की स्टार्टिंग होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो नवशास्त्रीयतावाद में बेसिक आपका यही है कि कहाँ से इसका, यहाँ से सारे जो वाद हैं, यहाँ से आंदोलन स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे लोगों, कलाकारों के मन में ये आने लगा था कि हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं नवशास्त्रीयतावाद। देखिए, आधुनिक चित्रकला का अगर प्रधान केंद्र कहें तो ये फ्रांस ही है, ठीक है। और यहीं से लगभग सभी कला आंदोलन जो है फ्रांस से स्टार्ट हुए थे और पूरे अन्य भागों में फैले थे, यानी कि पूरे यूरोप में फैल गए थे। और यहीं से बारोक और रोकोको शैली की विरोध होना स्टार्ट हो गया था, जो कि नवशास्त्रीयतावाद का रूप लिया था इसने। और इंग्लैंड, फ्रांस, रोम में उत्पन्न होकर सारे यूरोप में फैल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहीं से आंदोलन स्टार्ट होकर सारे यूरोप में फैला था, ठीक है। और यहीं से आधुनिक चित्रकला के जो मध्य 19वीं सदी से उत्पन्न होकर एक क्रांति का रूप ले लिया था इसने, जो आंदोलन था। और देखिए, 19वीं सदी में एक ललित कला अकादमी जो थी वो सर्वोच्च कला संस्था थी, ठीक है। और होता क्या था यहाँ पर, जिसके द्वारा प्रदर्शनियां लगवाई जाती थी, जैसा कि अभी भी होता है, आपको पता होगा, ललित कला अकादमी वगैरह, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। तो इसके द्वारा यहाँ पर क्या था, केवल इसी के द्वारा ही कोई अपने मन से नहीं कर सकता था और इसी के द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन होता था, पुरस्कार वितरण किए जाते थे। और लेकिन कलाकार अपनी कोई निजी प्रदर्शनी नहीं कर सकते थे, ना तो उनकी कोई अपनी पहचान थी। केवल कला अकादमी के द्वारा ही, कला अकादमी पेंटिंग लगी, उसकी ही पहचान थी, कलाकार की कोई अपनी पहचान नहीं थी, ठीक है। और ना तो कलाकारों के पास कोई निजी संस्थान थे, ना कोई कला वीथिका थी जिसके द्वारा वो अपना कार्य कर सकते, ठीक है। और संग्रहालयों में चित्र खरीदने तथा सरकारी भवनों में चित्रांकन करने के लिए भी अकादमी की आज्ञा लेनी पड़ती थी, परामर्श लेना पड़ता था। उसके अलावा ये लोग ऐसा कार्य अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। कुल मिला के यही है कि स्वतंत्रता नहीं थी अपने कार्य को करने की, ठीक है। और यही जो अकादमी थी, यहीं से शिक्षा भी प्राप्त करते थे जो कलाकार थे। और उसके बाद यहीं से नवशास्त्रीयतावाद शैली का अनुकरण होता है। और रोम में एक जगह है पोम्पोई और हरकुलेनियम नगरों से जो खुदाई हुई थी, उसमें नए नए तथ्यों से जो चीज़ें मिली थी, वहीं से नवशास्त्रीयतावाद को प्रेरणा मिलती है, ठीक है। याद रखिएगा, पोम्पोई और हरक्यूलेनियम, ठीक है, ये दो जगह थी। देखिए, उस समय समकालीन जीवन के आधार पर यथार्थवादी चित्र बनाने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, जो मतलब यथार्थ था उसको बनाने की कोई अनुमति नहीं थी। जो चीज़ सामने प्रैक्टिकली हो रही है, जैसे कोई घटना है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोरोना वायरस वगैरह जैसे ले सकते हैं, उस तरीके की कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने लोग परेशान हैं, इस तरीके की पेंटिंग बनाने का कोई अधिकार नहीं था इन लोगों को। पुरानी जो ढर्रे चल रहे थे पहले, मणिकुट्टम वगैरह, रोकोको, बारोक में, वही तरीके से ये लोग काम करते जा रहे थे, ठीक है।
तब इनके मन में आया कलाकारों के क्यों ना अपने तरीके से काम किया जाए। ठीक है, तो हमेशा से कलाकार परंपराओं तथा नियमों का पालन करते हुए कुछ नए प्रयोग करते रहते थे। इससे पहले भी कलाकारों ने नए नए प्रयोग किए हैं, लेकिन कला के शास्त्रीय नियमों के बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने ढंग से भी कुछ करना होता है, जो कि आंदोलन का रूप ले लेता है। देखिए, जो पहले के युग के जो पहले के कलाकार थे वो भी अपनी कलाओं के द्वारा नए नए प्रयोग करते थे, नवीनताओं को लाते थे, लेकिन उनमें एकजुट होकर विद्रोह करने का नहीं था, या कोई नेतृत्व नहीं था, या विरोध नहीं कर पाए। लेकिन नवशास्त्रीयतावाद यानी आधुनिक कला से उन्हें इसका मौका दिया गया। वो पहले अपनी जो काम करते थे, बहुत अच्छे कार्य थे, उनको ऊंचाइयों तक अपनी नहीं पहुंचा पाते थे स्वतंत्रता से, लेकिन आधुनिक कला ने उनको कलाकारों को ये मौका दिया। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि कलाकारों ने एक नया आंदोलन शुरू किया, जो कि अपने तरीके से स्वतंत्रता से अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, और नवशास्त्रीयतावाद के प्रणेता अगर कहें तो जाक लुइस दाविद थे, और जिनके द्वारा 1785 में होरेसिया का प्रण एक पेंटिंग बनाई गई थी, जो इस वाद की सबसे पहली पेंटिंग है। ठीक है, दूसरे कलाकार अंग्र थे। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जाक लुइस दाविद के बारे में। मेरे ख्याल से आपको नवशास्त्रीयतावाद समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका स्वच्छंदतावाद है, वहाँ से चीज़ें अलग हुई हैं, लोगों ने किस तरीके से कार्य किए हैं। ठीक है, तो नवशास्त्रीयतावाद में एक थी, इसका जो मूल आधार था, इस मूल आधार जो इस वाद का था, तो ये था ग्रीक यूनानी ग्रीक मूर्ति शिल्प, इस पर आधारित ये चित्र बनाते थे, इससे काफी प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो कलाकार थे, ग्रीको रोमन चित्र, इन पर आधारित चित्र यहाँ पर बने हैं, मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, और देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है नवशास्त्रीयतावाद। नवशास्त्रीयतावाद के उत्खनन पर लेख लिखने वाला कवि विंकलमैन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि नवशास्त्रीयतावाद के उत्खनन पर लेख किसने लिखा है, तो कवि विंकलमैन ने लिखा है, विंकलमैन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब जाक लुइस दाविद के बारे में पढ़ते हैं। जाक लुइस दाविद, जो इस वाद का पहला कलाकार था और प्रणेता भी कह सकते हैं नवशास्त्रीयतावाद का। 1748 1825। ठीक है, 1748 में इसका जन्म हुआ था, 1825 में मृत्यु हुई थी। कहाँ का था? फ्रांस का, फ्रेंच कलाकार था। और देखिए, चलिए मैं लिख देती हूं, इसने ग्रीक कला को आदर्श मानकर नई चित्रकला शैली को जन्म दिया। ठीक है, आदर्श मानकर नई चित्रकला शैली को जन्म दिया। ठीक है, और ये फ्रेंच चित्रकार था, याद रखिएगा, ये फ्रेंच चित्रकार था तथा यह नवशास्त्रीयतावाद का प्रणेता भी था। चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। इसका नवशास्त्रीयतावाद का प्रणेता था और फ्रेंच चित्रकार था, और इसने जो चित्र बनाया था होरेशिया का प्रण, ओथ ऑफ होराती, 1785 में बना था। कहीं 1784 भी दिया होता है, वैसे 1785 है। और यह इस वाद का प्रथम चित्र था, जो कि लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा है। ठीक है, और जो दाविद था वो नेपोलियन का शाही चित्रकार था, ये लिख लीजिए। ठीक है, दाविद नेपोलियन का शाही चित्रकार था। इसके चित्रों में चलिए मैं लिख देती हूं, इसके चित्रों में फ्रांस की सामाजिक व राजनैतिक क्रांति के दर्शन होते हैं।
सामाजिक व राजनैतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। राइटिंग समझ में ना आए तो सुन लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और इसका कथन था, देखिए इसकी पेंटिंग में जो है, इसके चित्रों में फ्रांस की सामाजिक और राजनैतिक क्रांति, क्योंकि क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई थी जो कि विरोध कलाकारों ने किया था, मैंने आपको बताया है, तो उसकी पेंटिंग में वो चीज दिखती थी, ठीक है। इसका कथन था, कला का आधार तर्क होना चाहिए। बिल्कुल इसकी बात में भी वही चीज लिख रही है कि किसी भी चीज को बनाने का कोई तर्क होता है, ये नहीं कि पुरानी चीजों पर आप आधारित बनाते रहिए, कोई चीज आपके खुद की ना हो, स्वतंत्रता से ना हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो इस कला का आधार तर्क होना चाहिए, ये इसका कथन था। और देखिए इसके बारे में तो खैर इतना ही है इम्पोर्टेंट, आपको इतना याद रखना है कि देखिए जाक लुइस दाविद, जन्म 1748 से 1825, ठीक है। 1748 को जन्म हुआ था, 1825 में इसकी मृत्यु हुई थी, और फ्रांस का कलाकार था। और इसने ग्रीक कला को आदर्श मानकर, जैसा कि यहाँ पे था, मूल आधार इसका ग्रीक यूनानी मूर्ति शिल्प तथा ग्रीको रोमन चित्र हैं नवशास्त्रीयतावाद के, ठीक है। तो इसने ग्रीक कला को आदर्श मानकर नई चित्रकला शैली को जन्म दिया था, ठीक है। और ये फ्रेंच कलाकार था और नवशास्त्रीयतावाद का प्रणेता इसे कहते हैं। और इसकी पहली जो पेंटिंग थी, इस वाद की भी पहली पेंटिंग जो कही जाती है, वो होरेशिया का प्रण ओथ ऑफ होरार्थी है, ठीक है। और जो कि 1785 में बनी थी, लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखी है। दाविद नेपोलियन का शाही चित्रकार था, ठीक है। और इसके चित्रों में फ्रांस की सामाजिक व राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। इसका कथन याद कर लीजिए, कला का आधार तर्क होना चाहिए। उसके कुछ प्रमुख चित्र हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। पहला तो होरेशिया का प्रण, देखिएगा उसमें होरेशिया का प्रण ओथ ऑफ होराथी, ठीक है। 1785 लुव्र संग्रहालय पेरिस, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रमुख पेंटिंग थी वो थी मिनर्वा की विजय, मिनर्वा की विजय। उसके बाद है सेवाइंस का अपहरण तथा रेप, उसके बाद है ब्रूटस के पुत्रों का निधन, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है, ब्रूटस के पुत्रों का निधन, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नेपोलियन का सिंहासनारोहण, नेपोलियन राजा थे, नेपोलियन का सिंहासनारोहण रोहण। उसके बाद सुकरात की मृत्यु, गेंद की महिलाएं, ये भी बहुत फेमस है, गेंद की महिलाएं। डेविड की पेंटिंग, ठीक है, ग्रीक पद्धति से संबंधित था सारा कुछ। उसके बाद एक है रोमन तथा सेवाइनों का युद्ध, रोमन तथा सेवाइनों का युद्ध, ठीक है। तो इसके ये प्रमुख कुछ चित्र हैं, याद कर लीजिएगा। सबसे मेन होरेशिया का प्रण, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा की विजय,
सेवाइंस का अपहरण तथा रेप, ब्रूटस के पुत्रों का निधन जो बहुत प्रसिद्ध है, नेपोलियन का सिंहासनारोहण, शुक्रात की मृत्यु, गेत की महिलाएं, डेविड की पेंटिंग। उसके बाद रोमन तथा सेवाइनों का युद्ध। इंपॉर्टेंट चित्र है इसलिए लिखवा दिए हैं आपको, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वैसे मैंने बोल दिया है तो अच्छे से सुन लीजिए। और इसके बाद इसके जो दूसरे कलाकार हैं वो अंग्र हैं, उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अंग्र थे, रेखा चित्रकार थे ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है इनके बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद, जो कि रोमांसवाद के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहीं से यथार्थता को रखकर जो चीज़ें जो समाज में होती हैं, जो खराब चीज़ें भी हैं, उनको इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं देखूंगी। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।